फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे आप लोग के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चले हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग के चैप्टर का नाम है ऊष्मा और उसमें प्रवैगिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मा प्रवैगिकी के बारे में। यानी इससे पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, उन सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्म प्रवैगिकी के पहले दो नियम को संहिताबद्ध किया और कहा कि तापमान को पूर्ण शून्य 273.15 डिग्री सेल्सियस है। उन्हें इसके लिए केल्विन तापमान स्केल के नामकरण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है विलियम क्रूक्स, विलियम थॉमसन, लुइस अल्वारेज, रॉबर्ट हुक। यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी यानी विलियम थॉमसन। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण के कानून के रूप में भी जाना जाता है, कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, अगला देखिए, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि हम चाहे कि कोई ऊष्मा ऊर्जा पूर्ण रूप से अर्थात यानी 100% यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए तो यह संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? बायल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम का मतलब कि ना तो हम ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं ना तो ऊर्जा को बना सकते हैं, बस ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडी सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारणाएं कहलाती है गुप्त सौर ऊष्मा, संवाहक और ऊष्मा, विकिरण ऊष्मा और निष्क्रिय और ऊष्मा। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है निष्क्रिय और सौर ऊष्मा। देखिए, इसमें निष्क्रिय सौर तापन भवन में सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का अवशोषण करता है और सूर्य के अनुपस्थित होने से ऊष्मा को छोड़ता है। आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी को माध्यम से गर्म करता है, यानी किसके माध्यम से सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है? तो परंपरा, विकिरण, संवहन और विखंडन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है बी यानी विकिरण के द्वारा। यानी अगले इसमें देखिए, सूर्य विकिरण के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है। चूंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम हमारे वायुमंडल में गैस की तरह नहीं है। विकिरण प्राथमिक तरीका है जिससे अंतरिक्ष में गर्मी गमन करती है। जब ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है तो यह वायुमंडल के अणुओं को गर्म करती है और वे अन्य अणु आदि को गर्म करते रहते हैं। अगला देखिए, गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो वाष्पीकरण, यहाँ पे देख सकते हैं संतृप्तिकरण। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग संघनन और रूपांतरण। तो गैसीय अवस्था में मौजूद किसी पदार्थ के उसके तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जैसे आप लोग पानी देखें, द्रव है, द्रव जो भाप बन के उड़ जाता है और फिर वही भाप पानी का रूप धारण करके पृथ्वी पे फिर आता है। तो जो बादल बनता है, बादल से जो बारिश होती है संघनन के कारण ही होती है। जैसे आप पानी गर्म करते हैं, ऊपर थाली किसी बर्तन से आप तोप देते हैं, जो प्लेट से तोपते हैं, जब प्लेट को हटाते हैं तो प्लेट से पानी निकलता है। वो पानी क्या है? संघनन के माध्यम से ही बना है। यानी द्रव, पहले द्रव गैस बना, गैस फिर वह संघनन की क्रिया के द्वारा फिर वो द्रव में परिवर्तित हो गया। तो वही कहा गया है, अर्थात गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। यह वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तार के कारण एफिल टावर गर्मियों में अधिक लंबा हो जाता है। तापीय, प्रवणता, गुरुत्वीय और रासायनिक। तो यहाँ पे सही है ऑप्शन ए यानी ताप के कारण। तो यहाँ पे देखिए, एफिल टावर गर्मी में तापीय विस्तार के कारण लंबा हो जाता है। तापीय विस्तार एक घटना है जिसके कारण धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाती है। गर्मियों के दौरान एफिल टावर 6 इंच तक लंबा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भौतिकी में वह कौन सा नियम जो यह बताता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थिति में सभी गैसों की समान आयतन में समान अणु की संख्या होती है? तो एवोगैड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, ओम का नियम और बायल्स का नियम। तो यहाँ पे सही होता है आप लोग का ऑप्शन ए, यानी एवोगैड्रो के नियम कहता है कि सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दाब पर अणुओं की संख्या समान होती है। V1/N1 बराबर V2/N2। यहाँ जहाँ पे देखते हैं, यहाँ V1 पहला आयतन, V2 दूसरा आयतन, N1 गैसों की पहली मात्रा मोल में और N2 गैसों की दूसरी मात्रा मोल में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा एक गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में ऊर्जा स्थानांतरण का एक प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, ऊष्मा गतिकी और चुंबक। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऊष्मा गतिकी। यहाँ पे देखिए कहा गया ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण है और ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। इसका मतलब है कि गर्म वस्तु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वस्तु गर्म हो जाएगी। ऊर्जा स्थानांतरण तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुएं एक समान ही तापमान पर न हो। ऊष्मा को जूल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नैदानिक थर्मामीटर तापमान से पढ़ता है। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, 38 से 48, 32 से 38 या 35 से 42। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। एक केल्विन थर्मामीटर तापमान को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ता है। यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 112, 212 फ़ारेनहाइट और 80 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाता है 212 फ़ारेनहाइट। भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एवं वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान 100 और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो ये कंप्लीट होता है। अगले में हम लोग देखेंगे तरल यांत्रिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा कि कोई भी एग्जाम में आप लोग बैठे तो ये अगर क्वेश्चन रिपीट कर दे तो उसको आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।